किसी किस किसी की आवाज नहीं आ रही बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बच्चे बोलो। सर थोड़ा सा इश्यू है सर, जो स्लाइड्स दी हैं सर उसमें जो हमारी ग्राफ्स वाली डायग्राम है सर वो क्लियर नज़र नहीं आ रही। जो उनके पॉइंट्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा। जी सर, जो हमें स्लाइड्स दी हैं। जो जिस तरह उसमें लेक्चर में आपको व्हाइट बोर्ड पर बताया, जी सर। वो भी समझ आ जाएगी। सर जी वो स्लाइड्स में नज़र नहीं आ रहा ना, नोट्स बनाने होते हैं तो हमने वो क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा था, तो इसके लिए हमें समझने में बहुत मसला हो रहा है फिर। आपके सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक यार, मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। सर वो पिक्चर्स क्लियर नहीं है, पिक्चर्स तो लगाई हुई हैं मेरी लेकिन बात वो सुनो, क्लियर अच्छा नहीं मैं है। समझ गया हूँ आपको बात। वो जो स्लाइड में ऑलरेडी जो है ना, रेड लाइट और रेड कलर की लाइन और उससे जो तस्वीरें बनी है वो क्लियर नहीं आ रही। नो नो सर, जो हमारी स्लाइड्स में जो ग्राफ्स है ना साइड पे आपने अटैच किए हुए पिक्स की के अंदर, वो नहीं नजर आ रहे, बाकी स्लाइड्स तो पढ़ी जा रही हैं। हाँ, वो उसकी खैर है। और उसके लिए जो है ना, मैं आपके लिए दूसरी जो है ना, उसकी कुलसन वॉल्यूम 2 एडिशन 5 11 चैप्टर, उसमें एक तस्वीर बनी हुई है, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। सर वो बुक मैं हमें दे दें काइंडली। कुलसन की बुक नहीं पड़ी है आपके पास सॉफ्टवेयर में? नो कॉपी। सर, वो हमें ना आज व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। चलो मैं कर देता हूँ, ये शो हो रही है आपको अब? जी जी सर, हो रही है शो। यही तस्वीर है जो वहां पर बनाई हुई है। तो सर इसके अलावा फिर मैंने ना दो एक दो एग्जांपल्स और निकाल के ना नेट से वो समझी हैं, तो फिर ये मुझे टाई लाइन वगैरह ये हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, समझ तो आ इसको गई इस है। वाली मैं इमेज चाहता को था जो है ये ना मैं बुक से दोबारा हो जाए। समझाता हूँ अभी, चलें ठीक है, थैंक यू सर। ताकि सारे बच्चों को जिनको कोई कंफ्यूजन थी ना लास्ट की, वो क्लियर हो जाए। ठीक है। सर जी सर। चलो स्टार्ट करने लगा मैं फिर है। जी सर, करें स्टार्ट। जी, लास्ट टाइम हम जो है ना ये कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम कर्व जो है वो किस तरह से ड्राइव करते हैं, इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है ना किस तरह से ड्रॉ की जाती है। उसके ड्रा करने के लिए हमने ये कहा था कि जो है ना आपके पास कोई कंपोजिशन होगी फीड की। ठीक है। आपके फीड की कंपोजिशन कोई होगी, आपने एंटर किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपके पास रेक्टिफाइंग सेक्शन है। ओके। अच्छा, सर जी तो एक दूसरा क्वेश्चन है मैंने हमारा आपको ये मेरा। बताया था कि जी हमारे पास जो है, आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आवाज़ आ रही सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो। जी जी सर, आवाज़ आ रही है। तो आवाज आ रही है बच्चों? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। रिस्पॉन्स भी दे दिया करो यार। सर जी बोल रहा हूँ, मैंने कहा आवाज़ आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही आवाज आपकी। नहीं आ रही आवाज?
ये सर आवाज आ रही है। ओके ठीक है, आ रही है। बस ये डाउट जो है थोड़ा सा बता दिया करो कि ओके। हमने डिस्टिलेशन की बात की थी कि हम जब फीड को एंटर करते हैं किसी भी ट्रे के ऊपर, तो उसके ऊपर जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं, और जो लेस वोलेटाइल लिक्विड है किसी भी कंपोनेंट का वो नीचे की तरफ फ्लो करता जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा कि जी मोर वोलेटाइल ठीक हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ लेस वोलेटाइल जो है वो कहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी, आपकी बॉटम स्ट्रीम जो है वो वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाएगी लेस वोलेटाइल की। और जो अपर पार्ट है, जो हमारा जो रिफ्लक्स ड्रम है यूँ कह लो, या डिस्टिलेट के अंदर हमारे पास जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये इस कॉलम को जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे शायद ऊपर मैंने एग्जाम्पल में हाँ ये इसकी बात करते हैं कि ये ऊपर रेक्टिफाइंग सेक्शन है। ठीक है, ये नीचे स्ट्रिपिंग सेक्शन है। आपके पास निचले हिस्से में जो है ना ज़्यादा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा मौजूद होगा, ऊपर वाले एरिया में जो है वो वेपर्स मौजूद होंगे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स के, और ये यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगी ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इनरिच होगी। इसीलिए इस वाले सेक्शन को हम इनरिच सेक्शन भी कहते हैं। रिचिंग सेक्शन किसके हिसाब से, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के हिसाब से। और ये स्ट्रिपिंग है, यहाँ पे स्ट्रिपिंग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास डिसॉल्व हो जाती हैं वेपर्स जो होंगे, अगर वो डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए उसको स्ट्रिपिंग सेक्शन बोला जाता है कि वो गैसियस स्टेट से वेपर फेज से लिक्विड फेज में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रिपिंग कहा जाता है। इस स्टेज के ऊपर जो है हम कहते हैं कि हम एक इक्विलिब्रियम स्टेज ऑपरेशन है, ये हमारे पास हर प्लेट के ऊपर जो है ना इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। अगर वेपर्स में जितने कंसंट्रेशन है वेपर फेज में, उतनी ही कंसंट्रेशन जो है वो लिक्विड फेज में होगी उस कंपोनेंट की। इसका क्या मतलब है कि जो फ्लो रेट है वेपर्स में जाने का कंपोनेंट ए का, और जो लिक्विड में आने का है वो क्या है, सेम होता है। ये उससे कहते हैं कि हर स्टेज के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है कि जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं, जितने वेपर्स जो हैं वो आपके पास उस प्लेट में से निकल के टॉप की तरफ जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स या उतने ही जो है ना कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन जो है वो आपके पास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड जो है ना वो सेम होगा। वो आगे मैं भी अजम्पशंस आपको बताऊंगा कि किस तरह से होते हैं। अच्छा खैर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम हम अचीव करते थे। हमने यहाँ पे देखा कि टू फेजेस के दरमियान किस तरह से जो है ना इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है ना हम बना सकते हैं। उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी कि जो है ना टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन डायग्राम, प्रेशर मोल फ्रैक्शन डायग्राम, PXY और TXY, और फिर इनसे हमारे पास मजीद आगे प्योर फॉर्म में XY डायग्राम बनी थी। उसमें हमने आप जो है ना उस दिन मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाया था। तीसरी चीज़ है हमारे पास इंथैल्पी मोल फ्रैक्शन डायग्राम। ये डिस्टिलेशन में जहाँ पे मैस ट्रांसफर हो रही है वहाँ पे यहीं पे डिस्टिलेशन के अंदर हीट ट्रांसफर भी हो रही है। तो ये वाली डायग्राम जब हम हीट बैलेंस लगाते हैं या हम जब हीट की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हीट चेंजेस, कि जब हीट चेंज कर रही है यानी कि उसकी इंथैल्पी चेंज कर रही है सिस्टम की या किसी कंपोनेंट की, देन हमारे पास मोल फ्रैक्शंस जो है ना वो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। तो हमारा यहाँ पे मैस ट्रांसफर का बेसिक जो है वो इसमें TXY डायग्राम और PXY डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू XY डायग्राम जो है ना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है ना टाइम मिला तो हम इंथैल्पी वाली भी बात करेंगे। ये हमारे पास जो है ना कहा था कि A और B का एक सिस्टम है। A और B का सिस्टम है, समझो कि ये आपके यहाँ पे डिस्टिलेशन के अंदर कॉन्टिन्यूसली पार्शियल वेपराइजेशन भी होती है और पार्शियल कंडेंसेशन भी होती है। अब इस चीज को यहाँ पे समझो कि ये किस तरह से होती है। वो डायग्राम वहां नहीं समझ आई थी तो यहाँ पे समझ आएगी। समझो कि वो कहता है कि आपके पास एक मिक्सचर है बेंजीन का और टॉल्यूइन का, उसको आपने हीट किया और क्लोज चेंबर के अंदर, ठीक है, ये
उसको इन सच अ वे दैट प्रेशर रिमेन एटमॉस्फेरिक, इतना जो है ना उसको हीट किया है कि उसका जो टोटल प्रेशर है उस क्लोज सिस्टम का वो एटमॉस्फेरिक रहे, एंड नो मटेरियल कैन एस्केप, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द लिक्विड, जो कि मोल फ्रैक्शन जो है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, बेंजीन है। वो कहता है कि इसको जो है ना आप सिस्का पे यानी कि वाई एक्सिस पे ये हमें जो है ना बताया गया एट द टेम्परेचर है, सॉरी उस पे एक्सिस पे बताएगा, और टेम्परेचर हमारे पास जो है वो ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो जो हमारे पास हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये देखो, ये फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये मोल ये आपके पास मोल फ्रैक्शन है एक्सिस का पे, और ये ऑर्डिनेट के ऊपर टेम्परेचर है। उसने कहा था कि यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे नीचे, ये इसके क्या होंगे, बबल पॉइंट टेम्परेचर्स होंगे। ये हमने कहा था कि ये आपके पास क्या होंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स होंगे। इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स की वजह से जो कर्व बनती है उसको हम ड्यू पॉइंट कर्व कहते हैं, और जो बॉइलिंग या बबल पॉइंट्स की वजह से जो कर्व बनती है उसको हम बबल पॉइंट कर्व बोलते हैं। ये हमने यहाँ पे स्टडी की थी, और ये किस तरह से बनी थी, ये इस तरह से बनती है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपने सिर्फ स्टार्ट में क्या करना है कि आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक हो गया। ये इस तरह से वो कहता है कि यहाँ पे एक्सिस ले लो, और इधर वेपर वेपर की वो जो है ना वाई की वो ले लो। हमने किया था कि यहीं पे नीचे को ड्रॉ कर दी थी एक्स और वाई डायग्राम, कि हमारे पास नीचे एक्सिस पे जो है वो आ जाता था एक्स की एक्सक्यूज मी सर, कंसंट्रेशन, और साइड पे वाई पे वाई एक्सिस पे आ जाती थी हमारे पास वेपर की कंसंट्रेशन, वेपर स्टेट में जो है ना वो कंपोनेंट कितना मौजूद है, वो उसने यहाँ पे ऊपर शो कर दिए। कोई मसला नहीं, वो कैसे करती है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। एक्सक्यूज पिछले मी सर। स्लाइड में पहले समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। कहता है कि यहाँ पे देखो जी, कि आपके पास कहता है ए बी सी और जे, ए बी सी, ए बी सी और जे जो है ये आपके पास जो है ये क्या है, उसके बबल पॉइंट्स हैं। के के ऊपर बबल पॉइंट, वो किस कंपोजिशन के लिए के पे होगा। अच्छा पहले स्टार्ट से यहाँ से बात करते हैं कि समझो ये आपका कंपोनेंट बेंजीन था, ठीक है, और ये कंपोनेंट आपका टॉल्यूइन है। बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट समझो कि आपका क्या है, बेंजीन का, और ये टॉल्यूइन का। ये पॉइंट यहाँ पे कब लगेगा, फॉर एग्जांपल में हमने बात की थी किस कौन से वाले सिस्टम की, 36 डिग्री सेल्सियस था जिसका, और दूसरा 69। पेंटेन की और हेक्सेन की बात की, हाँ पेंटेन और हेक्सेन की बात की थी। तो यहाँ पे आप जो है ना बेंजीन और टॉल्यूइन की बात कर रहे हो। अगर मेरे पास, एक सेकंड में साथ आपको जो है ना व्हाइट बोर्ड पे भी जो है ना समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर भी होता जाए, इस डायग्राम से भी और दूसरी डायग्राम से भी। मेरी इमेज सर जी शो हो रही, क्वेश्चन है, सर पूछो शो हो रही पूछो है सर, क्वेश्चन भी क्लियर करते जाएं। सर जी जी। जो हमारा इक्विलिब्रियम में डाटा होता है सर, उसमें हमारा वाई एक्सिस पे हमारा तो टेम्परेचर आ जाता है। एक सेकंड यार, डिस्कशन लाइव कर लो उधर, उस साइड में जाके कर लो। हाँ जी, इमेज कैमरा, अच्छा कैमरा जो है ना बैक कैमरा ऑन है, ठीक हो गया। आप पूछो जी। जी सर, सर जो हमारा वाई एक्सिस पे आ जाता है, लेट्स सी हमारे पास एक दो यानी कि इक्विलिब्रियम में डाटा है, उसका वाई एक्सिस पे तो हमारा टेम्परेचर आ जाता है। स्पीकर नहीं बंद की, हाँ जी। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन और टॉल्यूइन का डाटा है, वाई एक्सिस पे तो हमारा टेम्परेचर आ गया, और एक्स एक्सिस पे जो आएगी उन दोनों की मोल फ्रैक्शन आएगी। एक मिनट दोबारा से पूछो, मुझे ना आवाज नहीं आ रही थी, स्टार्ट से पूछो। सर फॉर एग्जांपल हमारे पास मेथनॉल और एथेनॉल दो यानी कि मिक्सर हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है उनका वाई एक्सिस पे तो टेम्परेचर आ गया, और एक्स एक्सिस पे उनकी मोल फ्रैक्शन आएगी पॉइंट में। जी।
और मेथनॉल और एथेनॉल की दो लाइंस ड्रा हो गई जिस तरह ये हमारी डायग्राम में की हुई हैं। दो डायग्राम नहीं होंगी बेटा, ये जो यानी कि मैं दो, ये सर दो लाइंस, ये यानी कि दो कर्व, एक हमारी ड्यू पॉइंट वाली और एक हमारी बबल पॉइंट वाली। हाँ, अच्छा बात हो रही है यहाँ पे, एक बात हो रही है सिर्फ ये किसके लिए मैं बना रहा हूँ, सिर्फ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए बना रहा हूँ। सर ये हमारे पास हैं तो दो इक्विलिब्रियम में, तो उन दोनों की नहीं शो होगी लाइंस। वो कहता है कि जो बबल पॉइंट पहले किसका बनेगा, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, यस। पहले वो वेपराइज होगा ना, जिसका जी बॉइलिंग पॉइंट कम है, वही बताने लगा हूँ। यहाँ पे देखो जी। ठीक हो गया, ये आपकी क्या है एक्स और ये आपका क्या है टी। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक हो गया, और टॉल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट है ये, ठीक है। अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर प्योर बेंजीन है, देन वो इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपराइज होगी। ठीक हो गया, क्लियर है ये पॉइंट। दूसरी बात, अगर मेरे ये यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे 100% बेंजीन है और यहाँ पे 0% है, ठीक हो गया, ये बेंजीन के लिए। और टॉल्यूइन के लिए यहाँ पे कर लो, ये 100% है और टॉल्यूइन इधर आएगी तो 0%। ठीक हो गया। कहता है कि अगर आपका मिक्सचर टोटली बेंजीन का होगा, ठीक है, 100% होगा, देन बेंजीन जो है वो वेपराइज हो जाएगी कहां पे आके, यहीं पे स्टार्ट होगी और इसी टेम्परेचर के ऊपर कंप्लीट वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी उसकी। यहां पॉइंट आ गया। अगर आपके पास होती है 80% बेंजीन 20% टॉल्यूइन का मिक्सचर, तो देन आपका पॉइंट लगेगा जहां पे कहीं पे जाके, इससे ऊपर ही आएगा, इससे जो इसका टेम्परेचर था उससे ज्यादा टेम्परेचर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्योर फॉर्म में थी, अकेला एक ही कंपोनेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब आप जब आपके पास उसके अंदर 20% टॉल्यूइन आ गई है, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर गया, इसलिए इस बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर उसका बबल बनेगा। बबल बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बना भी पहले इसी टेम्परेचर पे और सारे का सारा वेपराइज भी इसी टेम्परेचर पे हो गया फौरी। लेकिन यहाँ पे पहला बबल बनेगा और जब इसको यहाँ से हीट कर, अच्छा यहाँ पे दरमियान में करके बताता हूँ। अगली बात करते हैं 60% के लिए, 40% के लिए, उससे अगली बात करेंगे 40 के लिए और ये करेंगे 20% के लिए। ठीक है, अब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होना तो इसको चाहिए था कि इसके बराबर में इसको जो है ना हीट हो जाना चाहिए था, यहाँ पे उसकी वेपराइजेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 60% बेंजीन और 40% टॉल्यूइन है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है या बबल पॉइंट जो है वो यहाँ की बजाय वो कहां पे जाके अचीव हो रहा है, वो यहाँ पे जाके अचीव हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके अचीव हो, ठीक हो गया। लेकिन इसमें ये यहाँ से भी ज्यादा ऊपर, थोड़ा इससे ज्यादा और उसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन मोर वोलेटाइल की कम है, इस और ज्यादा किसकी है, लेस की, इसीलिए ये सिस्टम हमें इसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, हमें इसको हीट ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, यहां से एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, ये जी पॉइंट जो है आपका, जी जो पॉइंट है, ये समझो कि ये आपकी x2 कोई कंसंट्रेशन थी, ठीक हो गया, और यहां से आपने हीटिंग करना स्टार्ट की, T3 तक आपने टेम्परेचर तक जो है ना हीटिंग की।
जो है ना मोबाइल का चला गया नेट, तो अच्छा खैर आप तब तक ये समझोगे ये डायग्राम जो है नेट कनेक्ट होता है तो हाँ जी ठीक हो गया। ओके बात कर रहे थे इस वाले पॉइंट, इस वाली कर्व की, यहाँ की बात कर रहे थे। वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास इसकी इसको भी छोड़ दो एक, अच्छा पहले समझो कि दोनों पॉइंट बना दूं फिर आपको ये डायग्राम मजीद समझाता हूँ। इसके ऊपर ये पॉइंट आया, आपने वॉल्यूम सेपरेट करना है, इस 20% को आपने मोर वोलेटाइल को आपने सेपरेट करना है लेस वोलेटाइल से। तो मैं हीट करना स्टार्ट होगा, हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बेंजीन का इतना है, लेकिन ये इतने के ऊपर जो है वो सेपरेट नहीं होगी। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसमें से 80% हीट को दूसरा कंपोनेंट एब्जॉर्ब करता जा रहा है और 20% सिर्फ इसको मिल रही है। इसीलिए ये एक ऐसे टेम्परेचर के ऊपर जाके जो कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से बहुत, यानी कि ये आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, इससे भी ज्यादा के ऊपर जाके जो है ना सेपरेट होगी, जहां पे उसका पहला बबल बनेगा, पहला वेपर बनेगा। ठीक है, इस लाइन को यूं शो, इस लाइन को आप जो है यूं, ये आपकी जो है बबल पॉइंट कर्व आ गई। इसको थोड़ा सा जो है ना यूं और नीचे कर लेते हैं ताकि जो है वो एक प्योर उसमें, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इसके लिए ये पॉइंट हो गया, इसके लिए ये पॉइंट हो गया, ये हो गया और फिर ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा कि इसको मजीद बढ़ा देना, तो यहाँ इस पॉइंट पे जाके वो इस टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि वो सारे का सारा जो 20% बन गया, इसलिए ये पॉइंट आ गया। इस कंपोजिशन को अगर हीटिंग करता है तो पॉइंट से मजीद आके तो ये कहीं पे यहाँ पे पॉइंट पे जाके जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट वेपराइजेशन हो जाएगी। इसके लिए जो है ना वो कहता है कि यहाँ पे कंप्लीट वेपराइजेशन हो जाएगी, इसके लिए यहाँ पे और इसके लिए यहाँ पे। अगर मैं कोई 90% करता हूँ तो एक और पॉइंट लगा देंगे, इनको आप जो है मिला दो। अब मुझे बताओगे ये कर्व्स बनानी आ गई कि नहीं आ गई? ये वाली कर्व बबल पॉइंट कर्व आ गई बनानी सबको, और ड्यू पॉइंट कर्व बनानी आ गई। रिस्पॉन्स दो ताकि फिर जो है ना आगे स्टार्ट करें। सर एक दफा फिर बताइएगा सारा। दोबारा बताऊं एक दफा? हाँ जी सर। सर आपका साथ साथ कभी कभी कर्सर मूव नहीं करता ग्राफ पे जब आप समझा रहे होते हैं। सर जी बोर्ड तो सही नजर नहीं आ रहा होता इतनी दूर से। अभी एक हो इस तरह रहा करके एक वाइट पेज ले और वाइट पेज के ऊपर डायग्राम बना के साथ साथ दिखाते हैं कि ये इस तरह बन रही है, इस तरह बन रही है। चलो ठीक है, मैं भी कर। जी सर।
जी ये देखो जी, मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपके पास जो है ना, आपने यहाँ पे बना ली, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक्स और वाई की, उसने इस वाई को जो है ना यहाँ पे बना दिया ऊपर, ठीक हो गया। क्लियर आ रही है ना जो है ना इमेज, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो टेम्परेचर है, ये उसके पास 0 और ये 100%, किसके लिए, ए कंपोनेंट के लिए, जो कि क्या होना चाहिए, मोर वोलेटाइल। और यहाँ पे सर इमेज क्लियर 0% नहीं आ रही। होगी और इधर 100 होगी, किसकी, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की। जहां से इधर को आएगा तो वो 80%, 60%, 40, 20। हाथ हिल रहा है यार, फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको। ठीक है। नो सर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अब ठीक पेज आ भी रही सही है। से। नो सर, पेज भी नहीं क्लियर नजर आ रहा। अच्छा चलो, वीडियो जो है ना रिकॉर्ड, और ठीक हो गया। ये आपके पास 80% है और ये आपके पास 100% है। फॉर एग्जाम्पल ये हम बेंजीन की बात करें, वो कहते हैं कि सर हमारे स्क्रीन पास जो आपकी टोनिन ब्लैक है वो हुई क्या? 100 पे, क्या करें फिर। आपको जो है ना ये तस्वीर नजर नहीं आ रही। अच्छा मैं दो अपने लैपटॉप से देखता हूँ भला मुझे नजर आ रही है कि नहीं रिकॉर्डिंग। ब्लर आ सर रही जी है शायद ना। सर जी, इस तरह से करें। इन पे ना एक छोटी सी वीडियो बनाएं, 5 से 10 मिनट की, बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट वाला एक ग्राफ लेके, वो व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल समझा दें, वो वीडियो बना के हमें शेयर कर दें। चलो यार, वो फिर वही बात है ना, वीडियो उस पे ही बननी है, मोबाइल पे ही। फिर आप कहोगे कि नहीं वीडियो में नजर नहीं आया, अभी भी तो वीडियो ही चल रही है। सर इस तरह साफ नजर नहीं, तो उस तरह ये होगा कि एक वीडियो बन जाएगी, उसमें आप समझा दें बोर्ड के ऊपर, और सामने मोबाइल रख के वीडियो बना लें। सर यही फिर आके फिजिकल क्लास में पढ़ लेंगे। हाँ फिजिकल क्लास में आगे पढ़ लेंगे ये। हाँ सर, यार इस तरह करें, ये जो छुट्टी हमें पढ़ाने वाली है वो पढ़ा दें, जो इस तरह की समझाने वाली चीजें वो फिजिकल क्लास में कर लें। चलो वो दोबारा एक सेशन कर लेंगे, कोई मेकअप क्लास जो है ना। यार आपको पीछे इमेज नजर नहीं आ रही सही से। नो सर, इमेज क्लियर नहीं आ रही नजर। मोबाइल में तो सही नजर आ रही होनी है। सर वो दूसरों के पास नेट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो उस वजह से पिक्सल फटते हैं। अब चलो खैर, अच्छा तो यार कोई बात नहीं, उधर से छोड़ दो, जो है ना इधर से ही समझो, जो है ना यहाँ से इस डायग्राम से ही समझो। सर जी आप ऐसे करें कि आप रिलेटिव वोलेटिलिटी से स्टार्ट करें, वो वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, इससे पहले टी एक्स वाई डायग्राम तो कुछ समझ आ गई है, रिलेटिव वोलेटिलिटी स्टार्ट करें, वो समझ नहीं आया, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो पूछने हैं। अच्छा खैर, आप जो है ना इसकी बात करते हैं, हम इसको दोबारा एक दफा थोड़ा जो है ना और भी कर लेते हैं, और उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे
समझो कि इस डायग्राम को ही समझो, थोड़ा सा समझ लो, फिर जो है ना मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे ये देखो, ये कहता है कंपोजिशन x2, ये कंपोजिशन x2 क्या टेम्परेचर हीट के आपके पास जो है ना ये बॉइलिंग जो है ना कंप्लीटली वेपराइज होगी जब सिर्फ बेंजीन ऑक्सीजन, ठीक हो गया। और उसका 80% है तो सुपर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा उससे ज्यादा आएगा। जैसे जैसे कंपोजिशन उस कंपोनेंट की आपकी मिक्सचर के अंदर कम होती जा रही है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है उतना ज्यादा जो है ना होगा, उस ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर जाके वो बॉयल होगी। जिस टेम्परेचर जिस जिस परसेंटेज मौजूद है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की, उसके हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपको एमसीक्यूज जो ना टेस्ट में ये ही आता है कि जी बताओ किसके टेम्परेचर के करीब होगा, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, सर इसलिए आपकी बजाय आवाज उसका बार बार ब्रेक जैसे हो रही है। यार अब ये ऑनलाइन के ये मसले तो चल रही है भाई, ठीक है, ऑनलाइन के जो है ना ये मसले तो चल रही हैं। यहाँ बात करेंगे हमारे पास कंपोजिशन X2 की जो है यहाँ पे X2 को मैंने अगर जो है ना टेम्परेचर 3 तक हमने उसको इस कंपोजिशन का मिक्सचर जो है वो वेपराइज होना स्टार्ट नहीं हुआ, जी के ऊपर वो जो है अभी वेपराइज नहीं हो रहा। लेकिन अगर इस टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं और 42 तक लेके चला जाऊं जो कि बी पॉइंट तक पहुंच गया, देन जो है हमारे पास जो है उसका पहला वेपर जो है वो बन जाएगा, स्टार्ट बॉइलिंग। जो हमारे पास जो लिक्विड है T2 के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और इस तरह यहां से नजर आ रही है ये, चलो रहने दो, इसको भी छोड़ दो, उसी वाले को जो है ना देखो फोकस करो उसी को। कहता है कि T2 तक हम जब जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा पहला लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट इस कंपोजिशन के ऊपर आपको बबल पॉइंट कर्व मिल गया है, ठीक हो गई। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर हम इसको मजीद हीट, अच्छा हाँ, इसके ऊपर आपने टाई लाइन खींचनी है। ये जो पॉइंट आया है ड्यू पॉइंट के ऊपर खींचनी है, और जो किसको टच करे, ड्यू पॉइंट कर्व को। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इसको नीचे खींच के लाओ इस लाइन को एक्सिस के ऊपर, तो X2 की कंपोजिशन निकल आएगी कि वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इस टाइम इस टेम्परेचर के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है। दूसरा ये वाला पॉइंट जो है ये आपको बताएगा कि इस T2 टेम्परेचर के ऊपर उसकी कंपोजिशन Y2 कितनी है, ठीक है, Y2 कितनी है। अगर इसको मैं मजीद हीट करता जाऊं M तक तो ये टेम्परेचर T डैश है, ठीक है। ये वो कहता है कि यहाँ पे देखो कि ऑन फर्दर हीटिंग द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड विल चेंज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। बिल्कुल ठीक है कि जब हम हीट करते जाएंगे तो लिक्विड मजीद जो है वो वेपराइज होगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट उसमें से वेपर फॉर्म में चले जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट विल देयरफॉर राइज टू सम टेम्परेचर T2 से इंक्रीज करके हो गया T डैश हो गया। At this temperature कहता है the liquid will have a composition represented by L। यहाँ पे आपने इस पॉइंट के ऊपर, ये जो M पॉइंट है इसके ऊपर आपने क्या की, टाई लाइन खींच ली जो कि बबल पॉइंट कर्व को यहाँ टच कर रही है L पे और ड्यू पॉइंट कर्व को कर रही है N पे। L से आपके पास यहाँ पे आप अगर यहाँ से नीचे आप आओगे, नीचे आते जाओ
तो ये आपके पास उस कंपोनेंट की, बेंजीन की एग्जांपल कह रहा हूं कि बेंजीन इस m टेम्परेचर के ऊपर बेंजीन की मोल फ्रैक्शन कितनी है वो यहां से निकल आएगी। ठीक है, ये इसको L से नीचे गिराओ और एक्सिस पर टच करो परपेंडिकुलर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, बेंजीन के, बेंजीन मिक्सचर में लिक्विड फॉर्म में कितनी है उस m टेम्परेचर पे, और m टेम्परेचर के ऊपर बेंजीन n में कितनी चली गई, वेपर्स में कितनी चली है, वो यहां से निकलेगी। इस n को ऊपर खींच लो तो यहाँ पे आपके पास इसका जो है ना वो स्टार्ट होगा। इस जिस तरह यहाँ पे इसकी मैंने बताई थी कि इसकी जो है 0 से लेके जो या 100% से लेके 0 तक है, ये कंपोजिशन जो है ये यहाँ 0 स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये G है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये G है, G के ऊपर जो है ना उसके कितने वेपर्स बने हुए हैं, यहां से टाइलाइन खींचो इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वैसे तो यहाँ कोई भी नहीं होगा इसलिए हम इसको नहीं है। बी के ऊपर कितने कम वेपर्स बन चुके हैं, बी के ऊपर ई पॉइंट ई Y2 बन चुके हैं, एम के ऊपर इतने जो है ना आपके पास रिसीव हो गए हैं एन से। ठीक है, वेपर कंपोजिशन का मतलब Y2 की बात कर रहा है, सॉरी Y2 के बाद यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मैं कह देता हूँ Y डैश है, Y डैश है, यहाँ पे जो ये वाली है ये X डैश है, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये T को T डैश कहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो कंपोजिशन इसको X डैश कह दूं, आपकी मर्जी है आप उसको क्या पॉइंट देना चाहते हो। कहता है लेकिन अगर इसके बाद भी, अच्छा उसके बाद वो कहता है कि ये वाली जो है ना LM और MN, ये जो टाई लाइन है ये हमें बताती है, क्या बताती है, नो मटेरियल इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम, देयर विल बी अ चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड बाय वेपर्स, लिक्विड टू वेपर। यहाँ पे हमारे पास जो है इस लाइन के ऊपर जो है हमारे पास मटेरियल का कोई लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रही है, कंसंट्रेशन लिक्विड की वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। हमने बात की थी ये जो दोनों कर्व्स के दरमियान जो रीजन होता है ना, ये लिक्विड का और प्लस वेपर्स का होता है। जैसे जैसे इस टेम्परेचर से ऊपर को जाते जाओगे, यहाँ पे जो जितना लिक्विड था वो वेपर फेज, यहाँ पे इसका मतलब है इस पूरे सेक्शन में जो है वो आपकी सिर्फ जो है फेज चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है और फेज चेंज होता जा रहा है। और कहां तक फेज चेंज होगा, ये लिक्विड से स्टार्ट होगा, लिक्विड यहाँ पे पहला एक लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे 100% लिक्विड था, 99% रह गया, 90 रह गया, 40 रह गया, 20 रह गया, और यहाँ पे लिक्विड जो है 0 हो गया। यहाँ पे वेपर्स कितने थे, 0, यहाँ से ऊपर जाते जाते वेपर्स की कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ पे Y2 था, यहाँ पे वो कोई और होगा, जैसे जैसे हम इधर को आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इस साइड पे आते जा रहे हैं, हमारे पास वेपर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है, वेपर्स की कंसंट्रेशन Y3, Y2, Y1 की तरफ इंक्रीज करती जा रही है। ठीक हो गया। और जो है X2 की, यानी कि इधर से इस साइड पे आएंगे, लिक्विड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन वेपर्स की कंसंट्रेशन इस तरफ जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों, ये देखो ये 1 है, यहाँ पे ऊपर 1 लिखा हुआ, 1 का मतलब है मिनिमम की तरफ जा रहा है, और ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट मींस 1 है। ये 0 यानी कि यहाँ पे कम है और उस साइड पे ज्यादा है। और अगर मैं इधर से बात करूं तो ये यहाँ से 100 से 0 की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे पहला यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आएगी, तो मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड फॉर्म में उस कंपोनेंट की कम हो जाएगी, के अंदर मजीद कम हो जाएगी। वो कहता है कि ये वाली जो आपकी टाई लाइन है ये हमें बताती है कि कितना लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। और वो कैसे आएगा, लिक्विड ओवर वेपर की रेशियो ली, ठीक है, Mn डिवाइडेड बाय Lm।
mn डिवाइडेड बाय lm। इससे आपके पास जो है ना ये पता चल जाएगा कि आपके पास क्या रेशियो है। यहाँ पे देखो इसकी कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी n की। n की वैल्यू क्या है, ऊपर जो y2 है, यहाँ पे ये वैल्यू m के ऊपर y2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब आपके पास जो है ना वो आ जाएगा, कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास m के ऊपर x2 कितना है और l के ऊपर x2 कितना है, x2 माइनस x1, और यहाँ पे y डैश माइनस y2। ये जो ऊपर की डायग्राम जो है, ऊपर जो पॉइंट है ये y1, y डैश माइनस y1, और यहाँ पे x2 माइनस, यहाँ पे इसकी समझो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ ये x डैश है, तो ये x2 माइनस x डैश, उससे ये आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल आएगी लिक्विड टू वेपर की। अगर मजीद हीटिंग दे जाओ तो वो कहता है डी पॉइंट पे पहुंच जाती है, और डी पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद वो कहता है कि ऑल ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज्ड टू गिव वेपर डी ऑफ द सेम कंपाउंड। वो कहता है कि जो आपके ओरिजिनल लिक्विड के अंदर कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन थी, जितनी मोल फ्रैक्शन थी उतना ही जो है ना मोल फ्रैक्शन आपके पास जो है वो y1 पे होगी। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है ना मोल उसके कंसंट्रेशन जो थी बेंजीन की, वो मोल फ्रैक्शन जो थी आपके मिक्सचर में वो 0.55 यानी कि 55% थी, ठीक है। ये सारी की सारी जो है वो ऊपर कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन, इसकी जो मोल फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी 0.55, वो सेम होगी जो जितनी उस बेंजीन की मिक्सचर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन थी, वही मोल फ्रैक्शन उसकी जो है ना वेपर फॉर्म में हो जाएगी डी पॉइंट के ऊपर। अगर वो कहता है मजीद हीट कर दे, जो H तक हीट कर दिया, तो क्या होगा, वो भी इसने नीचे लिखा हुआ है कि पार्शियल वेपराइजेशन गिव्स अ वेपर रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। कि हम यहाँ पे ऊपर जाते जा रहे हो, पार्शियल वेपराइजेशन हो रही है, और हमारे पास जो कंपोनेंट मिल रहा है, आपके पास जो टॉप प्रोडक्ट मिल रही है वो वेपर रिचर होगी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स के साथ। इफ द वेपर इनिशियली फॉर्म फॉर इंस्टेंस एट पॉइंट ई के ऊपर पहले वो बने, इज एट वंस रिमूव्ड बाय कंडेंसेशन। और अगर मैंने यहाँ पे जो कहता है कि ई के ऊपर जैसे ही बने और मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया, मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ से सेपरेट कर लिया, तो कहता है कि तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो ये मोल लिक्विड में जो होगी वो मोल फ्रैक्शन x3 होगी। यहाँ पे ई से वेपर्स बने जो कि y2 थे, और लेकिन जो लिक्विड पीछे बचा वो क्या है, x3 बचा है। वो रिचर हो गया किसमें, यहाँ से उधर जाते हुए क्या बढ़ रही है, लिक्विड की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, लिक्विड की मोल फ्रैक्शन 1 की तरफ जा रही है। तो पहले लिक्विड उस मिक्सचर में कम था, जब इस मिक्सचर में से मोर वोलेटाइल कंपोनेंट निकल गया है, तो इधर को जाते जाते जो है वो नीचे जो पीछे रिमेनिंग बच रहा है उसमें जो है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया, जहां पे टच कर रहा है वो आपके पास अच्छा हाँ, ये ई वाले वेपर्स जो हैं, ई वाले वेपर्स को जब हम कंडेंस करेंगे तो वो सी वाली कंसंट्रेशन देंगे। कंडेंस किया, जैसे ही कंडेंस स्टार्ट किया, यहाँ पे आके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में होंगे तो उसके ऊपर हमारे पास जो है वो x3 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी मैं यूं एग्जांपल देता हूँ कि आपने जो है ना कंडेंसर लगाया टॉप प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ड्रम रिफ्लक्स ड्रम आया, आपने जो है ना डिस्टिलेट जो है वो कलेक्ट करना है, तो ई को हम कंडेंस करेंगे और जो डिस्टिलेट बनेगा वो आपके पास जो है वो सी समझ लो कि यहाँ पे लिक्विड में हुआ और उसको हमने स्टोर कर लिया। जो हमने अब स्टोर किया उसके अंदर वो कंपोनेंट, बेंजीन का कंपोनेंट की कंसंट्रेशन क्या है वो यहाँ से निकल आएगी। जब हम किसी भी प्लेट से, आप इस पॉइंट से सेपरेट कर लो या आप इससे अपर प्लेट पे जो है ना सेपरेट कर लो या आप उससे अपर प्लेट के पे जो है सेपरेट कर लो, तो यहाँ पे अगर यहाँ से सेपरेट करते हो तो यहाँ से जब कंडेंस करोगे तो ये कंडेंसिंग लाइन यहाँ पे नीचे को लगानी है, ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके
आपको दे देगा कि ये आपका वेपर जो है वो कंडेंस हुए और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में अब कितनी है बेंजीन की मोल फ्रैक्शन, वो यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो आगे इसको मजीद पढ़ लो कि जो है द स्टेप BEC मे बी रिगार्डेड एज दैट रिप्रेजेंटिंग एन आइडियल स्टेज सिंक। जो हमारे पास ये BEC है, ये सेंटर वाला पॉइंट, ये वाला BEC, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है वो कह रहा है कि वेपराइजेशन हुई है और यहाँ से कंडेंसेशन हुई है इस एक ही प्लेट के ऊपर, पार्शियल वेपराइजेशन और पार्शियल कंडेंसेशन। ये आइडियल स्टेज है जहाँ पे हमारा कंपोजिशन जो थी वो X2 से किस में कन्वर्ट हो गई, ये X2 था और यहाँ पे वो X3 में कन्वर्ट हो गई, विच रिप्रेजेंट ग्रेटर इनरिचमेंट। ये जो है इसके अंदर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा होगा। ठीक हो गया। और that can be obtained by any other single stage of vaporization। किसी भी स्टेज पे जो है हम इस चीज को जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई पुरानी बात। इसको जो है ना आप मजीद एक्सप्लेन जो है ना जब आओगे ना तो इंशाल्लाह एक सेशन और कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम पार्शियल वेपराइजेशन की तरफ। तो अगली बात पे हमारे पास जो थी प्रेजेंटेशन, अच्छा उससे पहले आपको ये वाली डायग्राम भी समझानी जरूरी है। चलो ये भी जब आओगे ना तो ये टेम्परेचर वाली और कांस्टेंट प्रेशर, बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम और कांस्टेंट प्रेशर जो है वो दोनों समझाएंगे। तो इसमें और उसमें यही फर्क है कि उसमें जो है ऊपर वेपर फेज था, यहाँ पे नीचे वेपर फेज है कि सारे का सारा जो है आपकी स्ट्रीम ही वेपर्स में है। आपके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो वेपर्स में मौजूद हैं। आपने उसमें से जो है ना सेपरेट करना है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को। तो वो उसी तरह यहाँ पे ये नीचे वाली जो है ये ड्यू पॉइंट कर्व होगी, ये ऊपर वाला जो है ये आपका बबल पॉइंट कर्व होगा। ठीक है, क्यों ये वेपर्स हैं। वेपर्स पहले किस में होंगे, लिक्विड में। जहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं इसको हम जो है वो कहेंगे कि ये लिक्विड रीजन है, ये वेपर्स रीजन है। अच्छा ये सॉरी उसके अकॉर्डिंग है पार्शियल प्रेशर के, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के। ये जब आओगे ना तो दोबारा समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब भी हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ तक बात हो गई थी, कहता है कि हमारे पास जो है हम किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्स और वाई निकल सकती हैं और दूसरी रिलेटिव वोलेटिलिटी के बेस के ऊपर किस तरह से निकल सकती हैं, आपके पास सेपरेट हो सकती हैं। यहाँ की बात करते हैं जी। कहता है कि पार्शियल प्रेशर कहता है कोई भी पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है P A के साथ ऑफ अ कंपोनेंट A इन अ मिक्सचर ऑफ वेपर्स इज द क्या है पार्शियल प्रेशर दैट वुड बी एक्सर्टेड बाय द कंपोनेंट A एट सेम टेम्परेचर। पार्शियल प्रेशर कोई प्रेशर जो कि किसी भी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर्स जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं किसी खास टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि वो ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो वेपर्स जो हैं, ये कंपोनेंट ए की बात कर रहा है ना। कंपोनेंट ए कौन है, जो वेपर्स फॉर्म में है। तो वो वेपर्स फॉर्म में जो है वो कितना पार्शियल प्रेशर जो है वो या खाली प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर, उसको हम कहते हैं PA इज इक्वल टू YA। और वो कितना प्रेशर, कितनी कंसंट्रेशन वेपर्स की और वो कितना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास डाल्टन लॉ है। डाल्टन लॉ जो है कहता है P इज इक्वल टू डेल्टा PA प्लस PB P प्लस PC। अगर 3 कंपोनेंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, टोटल प्रेशर P का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर कितना होगा, सारे कंपोनेंट का प्रेशर को सम कर लो। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द समीशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ABCD PA PB PC PD। ठीक हो गया। हम यहाँ पे बाइनरी की बात करेंगे, बाइनरी में PA होगा और PB होगा। कहता है कि ये सो इन आइडियल गैस और वेपर द पार्शियल प्रेशर इज
प्रोपोर्शनल जो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग जो है, याद हो अगर आपने वाई मोल फ्रैक्शन निकाली थी, वाई इज इक्वल टू पी आई ओवर पी टी। वो बिल्कुल स्टार्ट में जो मिड से पहले न्यूमेरिकल भी था कि मोल फ्रैक्शन अगर प्रेशर दिया हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक कंपोनेंट दिया हो और कंप्लीट सिस्टम का दिया हो, तो देन जो है आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग ये समझ लो कि वाई ए इधर है, इसको डिवाइड करूंगा पी आई माइनस पी, वही वाली बात को इसने दोबारा प्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वाई ए मल्टीप्लाई बाय पी। अगर इसको हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो वेपरेशन कितनी है, वो उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन किस फेज में, लिक्विड फेज में, पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए। ठीक हो गया। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर, और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर, और खाली पी क्या है, टोटल प्रेशर। मैंने इसे नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना इनको जो है ना एक्सप्लेन भी कर दिया, लिख भी दिया है कि कौन कौन सी चीज क्या है। This relation is usually found to be true only for high values of XA। अब ये वाली बात समझो कि ये आपके पास जो राउल्ट्स लॉ है वो तभी लगता है किसी मिक्सचर के ऊपर उसकी एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए, कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए, जब आपके पास मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की वैल्यू मिक्सचर में ज्यादा हो, मतलब बहुत बड़ी हो, जैसा कि 40%, 60%, 80%, 90%। ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम में जो है ना 2% जो है वो मोर वोलेटाइल है और 98% जो है वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। देन ये जो एग्जिस्ट, तब ये वाला मॉडल जो है, ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होता। लो वैल्यूज के लिए कौन सा लॉ अप्लाई होता है, हेनरीज लॉ। ठीक है। और राउल्ट्स लॉ किस रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, जब आपके पास मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में जो है कंपोजिशन ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो, ये तभी अप्लाई है, एप्लीकेबल है। एंड करस्पॉन्डिंगली लो वैल्यूज ऑफ एक्स बी, या लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो कम, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए और जो दूसरा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बहुत कम हो, वो हो 1-2%। जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन में, टॉल्यूइन जो है वो 2% हो और बेंजीन जो है वो 98% हो। देन इसके अकॉर्डिंग जो है हम उसकी एक्स ए भी फाइंड कर सकते हैं, और हम जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हम उसकी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट और वेपर फेज फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आज इंशाल्लाह भी यहाँ पे देखते हैं जी। ठीक हो गया। कहता है कि फॉर लो वैल्यूज ऑफ एक्सए, अगर एक्सए की वैल्यू लो है तो लीनियर रिलेशन बनता है बिटवीन पीए पार्शियल प्रेशर और एक्सए के दरमियान, जो कि हमारे पास, उसके लिए हम फिर कहते हैं कि वो हेनरी प्रोपोर्शनली फैक्टर, हेनरी कांस्टेंट आएगा उसमें, और जो है आपके पास इस लॉ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर को किसने रिप्लेस कर दिया, हेनरी कांस्टेंट ने। ठीक है। कहते हैं यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा प्योर मटेरियल का, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनली फैक्टर, जो कि कौन क्या है, हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट की जो है ना वैल्यूज हर मिक्सचर के लिए डिफरेंट होंगी, इससे हम कर सकते हैं। ये आपके कहता है राउल्ट्स लॉ रिलेट्स वेपर लिक्विड कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर टू द प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर एंड द सिस्टम प्रेशर। ये एक फाइनल फॉर्म है राउल्ट्स लॉ की। y multiplied by total pressure of system multiplied by x mole fraction of A in liquid state, liquid phase multiplied by vapor pressure। ठीक है। for a binary mixture of A and B we can write partial, ये P स्टेरिक का मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये पार्शियल प्रेशर है, और यहाँ पे वो सिंपल उसको PA ले रहा था, एक ही बात है। और यहाँ पे वो P नॉट ले रहा था और मैंने यहाँ पे जो है वो PV लिया हुआ है। V का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ A। ठीक है। P स्टेरिक A, P स्टेरिक B क्या है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ये पी ए स्टेरिक, पी स्टेरिक, बी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर्स हैं। और पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, पी स्टेरिक ए इज इक्वल टू एक्स पी ए। और पी बी क्या होगा, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब एक्स प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होती है, एक्स ए प्लस, यहाँ पे चलो खैर, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए को मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो ये उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इस एक्स ए को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे आना एक्स बी चाहिए था, एक्स बी को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स ए में, जो कि हम आगे अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि किस तरह से। और पी वी ए और पी वी बी क्या है, वेपर प्रेशर्स हैं एट अ गिवन टेम्परेचर्स। ये यहाँ पे उसने उसको एक्सप्लेन किया। टोटल प्रेशर कितना है, समीशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी। पार्शियल प्रेशर की जगह इसकी वैल्यू जो है ना रिप्लेस कर दी, जो कि ये है, बल्कि यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये देखो ये वाली, उसने ये यहाँ पे स्टेरिक लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वी लिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है ना ये जो है ना मैंने कहीं और से डाटा लिया हुआ है, प्लस 1 माइनस एक्स से पी बी वी। इससे इस वाली ये वाली और इसको अगर आप एक्सप्लेन जो है ना वो रीराइट करते हो x के लिए, तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी, और वो x की वैल्यू क्या आएगी, वो इस तरह आएगी, P माइनस P वेपर प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय P स्टेरिक A माइनस P स्टेरिक P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ B। यहाँ पे उसने बताया हुआ है। और एज गोइंग दैट के आइडियल गैस के लिए y इज इक्वल टू PI ओवर P, जो कि YA पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वो कहता है कि ये देखो पी ए, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एक्स पी वी ए यहाँ पे रिप्लेस हो गई, वाई ए लगा दिया, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये वाला वाई ए के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाएगा। तो यही बात यहाँ से आपके पास जो है, इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल फॉर्म में लिखें तो ये आएगा वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए वी डिवाइड बाय पी टी, यही फॉर्म इधर लिखी हुई है। और वाई बी की दूसरी फॉर्म जो है ये बनेगी, वाई बी के लिए बनेगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि वाई ए प्लस वाई बी जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। वाई ए की जगह ये वैल्यू पुट की, वाई बी की जगह ये वैल्यू पुट की, इनको सॉल्व किया तो एक्स ए की निकल आई। या इस फार्मूले से निकाल लो या इससे निकाल लो, आना आंसर सेम ही है। इसको जो है ना आप रीअरेंज करो एक्स के लिए तो भी यही इक्वेशन बनेगी, तो भी ये टोटल प्रेशर माइनस पी बी वाला आ जाएगा डिवाइडेड बाय पी ए और पी बी आ जाएगा, यही इक्वेशन बनेगी दोनों तरीके से, ठीक हो गया। और अब इट मींस कि अगर मैं आपको ये वाला टेम्परेचर दे दूं, ये वाला टेम्परेचर दे दूं, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, मैं वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसके लिए एक इक्वेशन इस्तेमाल होती है जिसको, अच्छा पहले ये एग्जांपल देखो जी, ये जो यहाँ अभी तक इससे हमने जो निकाली है, वाई कंपोजिशन निकालो और बी की मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है, और दूसरी आपके पास लिक्विड में कितनी जो है ना मोल फ्रैक्शन है, वो आप निकाल सकते हो। उसके लिए एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि यहाँ पे ये बुक के अंदर से दिखा देता हूं मैं, ये देखो, कहता है कि ये आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ एन हेप्टेन और टॉल्वीन है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, और वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन कितना है 106 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरे टॉल्वीन का कितना है 93.7। व्हाट आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन द वेपर फेज एंड इन द लिक्विड फेज। हमने यानी कि ये उसने कहा है कि ये आपके पास क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, इसकी वाई ए निकालो
वाई हेप्टेन निकालो और एक्स हेप्टेन निकालो। मैं उसको ना ए की बजाय मैं आपको कह देता हूँ, वो वाई हेप्टेन है और एक्स हेप्टेन है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। इफ द टोटल प्रेशर इज इतना, जी क्या दिया हुआ है 273 पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ओ सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी। ओके, हमें पता है कि एक्स किसके इक्वल है, इस जो यूं कह लो इसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये फार्मूले लगाओ 101, ये वाला, ये आपके पास एक्स ए की निकल आई, हेप्टेन की लिक्विड में निकल आई, और वेपर में निकालने के लिए क्या फार्मूला है, या आपको पता है कि एक्स बी मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसने जो है वो ये यहाँ पे आई थिंक उसने ना ये गलत लिख दिया है, ये वाला जो है ना वो पार्ट उसने गलत लिख दिया है, ठीक है। ये इसको जो है ना आपने पी स्टेरिक ए मल्टीप्लाई बाय पी ए लिखना है। देखो पी वेपर प्रेशर ए का कितना है, हेप्टेन का इतना 10, यहाँ पे वैल्यू ठीक लिखी है लेकिन उसने ये चीज गलत लिखी है। ठीक समझ आ रही है ना आप लोगों को? मुझे लग रहा है कोई है ही नहीं यहाँ पे। खैर मर्जी आपकी जो है ना, सर बाकी इधर ही है, सर इधर ही है सर, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? आपको कोई जो है ना यार थोड़ी जो है ना इनपुट भी दिया करो कि हाँ जी सर समझ आ गई, कोई नहीं आ रही तो पूछो, ताकि जो है ना मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यार बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं समझने में। ऐसा भी मजा नहीं आता पढ़ाने का, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे इसको जो है ना आपने जब न्यूमेरिकल करना है तो यहाँ से ये ठीक कर लेना, ये फार्मूला उसने गलत लिखा हुआ है, वैल्यूज उसने ठीक लिखी हुई है। ये एक्स से निकल आया यहाँ से, ये वाला एक्स से उसने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। देखो एक्स बी तो हमारे पास था ही नहीं। अच्छा वैसे एक्स बी भी निकल सकता है, एक्स बी क्या निकलेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होती है ना, तो एक्स ए निकल आया तो एक्स बी होगा 1 माइनस एक्स ए। इसमें 1 को 1 में से ये आंसर माइनस कर दो तो आपके पास एक्स बी निकल आता है, ठीक है। खैर वो बात की बात है, वो वाई बी के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है, ये आपके पास वैल्यूज है, ये आपका आंसर निकल आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन वेपर फेज इतनी है और मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन जो है वो इतनी है। मजे की बात है, आप सोच रहे होगे सर जी ये तो मोल फ्रैक्शन तो जो है ना दोनों की सम होके 1 होनी चाहिए थी। किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा यार कि सर आपके जहन में तो ये होना चाहिए ना कि जितना नीचे था जो ऊपर चला गया वो, और जो पीछे बच गया वो, तो दोनों होने तो 100% चाहिए थे, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ऐसे, दोनों की वैल्यूज 1 क्यों नहीं हो रही? ये तो 1 से क्या 1.6 के करीब जा लग रही है, 1.7 के करीब, अगर मोल फ्रैक्शंस को ऐड करूं एक्स ए और एक्स बी को। वो इसीलिए सर जी ये एक लिक्विड फेज में और एक वेपर फेज में है, तो इनकी डिफरेंट हाँ होगी। बिल्कुल, इसलिए वो ये ऐसा क्यों है, वो इसलिए है कि फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कहता हूं कि 100 किलो मोल जो है वो नीचे थे लिक्विड में, 100 किलो मोल जो है टोटल थे, जिसमें से 60% जो है वो बेंजीन थी फॉर एग्जांपल, वो हेप्टेन थी, ठीक है। तो उसमें जब बात करते हैं तो उसके अंदर उस 60% में 60% जो है वो, एक सेकंड पता नहीं यार यही वो यार वो उसका अपना लिखा हुआ था, कॉपी कर लेते हैं ना। और इनको जो है ना डॉक्टर साहब से मिलवाओ, HOD से। चलो
फिर इनसे कोई लेक्चर के बाद मुझे मिलेंगे। अच्छा खैर जी, वो मैं ये बता रहा था कि उस टाइम पे कितने कितना पोर्शन 60% का 60% इनका कितना पोर्शन ऊपर चला गया, जितना भी गया। अब टोटल वेपर्स आपके पास समझो कि 100 किलो मोल्स के वेपर्स हैं, ठीक है। उसमें कंपोजिशन जो है वो बेंजीन की ज्यादा है, और जो बाकी के कंपोजिशन ऊपर वाले फेज में होगी वो किसकी होगी, वो टॉल्यूइन की होगी। इसलिए जो है ना ये इनके दोनों की वैल्यूज जो है वो कभी भी ये ना समझना कि सर ये एक्स ए और वाई एक जो है ना 1 के इक्वल आनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एक्स ए और एक्स बी दोनों को जमा करके 1 आना चाहिए। इसी तरह वाई ए और वाई बी जो है वेपर फेज में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर फेज में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, इनकी कंपोजिशन 1 के करीब आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, करीब नहीं, कंप्लीट 1 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास मैं वेपर प्रेशर देता ही ना, मैं ये वाला वेपर प्रेशर देता ही ना, तो देन आपको क्या करना पड़ना था, फिर आपको जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है हम एंटोइन इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। और एंटोइन इक्वेशन क्या है, ln P नॉट इज इक्वल टू K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाय T प्लस K3। ये A कंपोनेंट, ये A कांस्टेंट है, ये B कांस्टेंट है, और ये C कांस्टेंट है। मैंने आपको जो है ना दूसरी वाली डायग्राम जो है तस्वीर अभी नेक्स्ट आएगी, उसमें जो है वो मैंने उनको A B C का हुआ है, K1 को मैंने A का हुआ है, B का हुआ है और C का हुआ है। और ये इनकी वैल्यूज कहाँ से मिलती हैं, ये आपको लिटरेचर से मिल जाती हैं जी। मैं कहता हूँ बेंजीन और जो है ना, फॉर एग्जाम्पल वो गूगल करोगे ना आप तो वो आपको मिल जाएगी, और इस बुक के जो है ना एंड पे भी दी होती है इंडेक्स में कि हर उसकी मिक्सचर की जो है ना ए बी सी या K1 K2 K3 की वैल्यूज जो है वो दे देगा। फॉर एग्जांपल जो है ना हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इस पे आ जाते हैं जी। अब ये आपने असाइनमेंट आप देख लो, जुमेरात को आपने जमा करानी है दोनों एग्जांपल्स। चलिए बुक दे दें, फिर हम बुक से ये क्वेश्चन देख के करेंगे। हाँ, मैं भी शेयर कर देता हूँ लेक्चर के बाद इंशाल्लाह जो है मैं ये पूरी स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, और वो वाली बुक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 11.4 और 11.5 जो है वो आपने जमा करवानी है। वो होंगी कैसे सॉल्व, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये समझ आ गई। अब हम दूसरी और तीसरी जो है ना, अच्छा ये एक और है, ये उसके अकॉर्डिंग है कि हमारे पास जो है ना एंटोइन इक्वेशन के थ्रू हम x कैसे निकाल सकते हैं और y कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझ आ गई, P नॉट की जगह PV लिया हुआ है, a माइनस K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाय C प्लस T कर लो या T प्लस C कर लो, एक ही बात है। ये आपके पास उसने कहा है कि हेक्सेन और हेप्टेन का आपके पास मिक्सचर है, और ये आपके पास उसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। बॉइलिंग पॉइंट्स है ये आपके पास, या यूं कहो कि ये बॉइलिंग पॉइंट्स है, इट मींस कि ये इस टेम्परेचर पे उनका ये टी आएगा, ठीक हो गया। ए बी और सी की वैल्यूज दी हुई हैं हेक्सेन के लिए भी और हेप्टेन के लिए भी। कहता है कि कैलकुलेट करो, वेपर कैलकुलेट करो और लिक्विड की कंपोजिशन जो है वो कैलकुलेट करो, एंड प्रिपेयर द बबल एंड ड्यू पॉइंट कर्व्स ऑन एक्स वाई डायग्राम। साथ आप एक तो कैलकुलेट करना है, और फिर उसको हम जो डायग्राम पढ़ रहे हैं टी एक्स वाई डायग्राम, उसके ऊपर उनके पॉइंट्स लगाने भी हैं, आपने प्रेजेंट करना है कि अगर सिस्टम का प्रेशर इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो एंटोइन इक्वेशन से एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो आपने बताना है कि जो वैल्यू आएगी वो एक्स की हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू आती है यहाँ पे, इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो जितनी कंसंट्रेशन है x की, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा सीधी, और कहाँ किस टेम्परेचर तक खींचूंगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है। अच्छा सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं खींचूंगा, बॉइलिंग पॉइंट तो या ये होगा या ये होगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको जो है ना एक रेगुलर पैटर्न में चेंज कर देना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने किया हुआ 65 से 100 तक, 5-5 का उस डिफरेंस ले लो, इक्वली डिस्टेंस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट के उस पे लग गया, और इस कर्व पे यहाँ पे 98.5 पे लग गया।
तीसरा आपके पास निकल आई x, ठीक है, x आपके पास निकली है कि ये जी x जो है ना वो ये है, तो इसको ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओ सीधा, तो ये जिस ड्यू पॉइंट कर्व पे जाएगा ना, ये आपका होगा कि उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ये आपके पास यहाँ से उसका बबल पॉइंट टेम्परेचर भी मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी मिल सकता है। अभी अभी इससे अगली जो एग्जाम्पल वो है फोर्थ और फिफ्थ जो जिनकी मैं कह रहा हूँ वो इसी के अकॉर्डिंग है, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो इसी के अकॉर्डिंग है कि ये x निकल आया और ये पॉइंट लगा, यहां से टाई लाइन खींचो, ये y निकल आई, ये y निकल आई, ठीक हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कितना निकलेगा, इतना। इस टाई लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट कितना निकलेगा। ये टाई लाइन कैसे आई, जब आपने इन फाइंड आउट करते हैं कि देखते हैं 75 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे उसने दिया हुआ क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, उसने खुद ही पॉइंट ले लिया कि फॉर एग्जांपल वो 75 से स्टार्ट करता है, 75 डिग्री। ये वाला टेम्परेचर की रेंज है ना, ये आपके पास जो है ना हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। वो उसने 75 यहाँ पे सिंपल लिख लिया है। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान यहाँ से लेके और यहाँ से के इसके दरमियान यहाँ पे एक पॉइंट लिया इसने, ये वाला पहला, ये इस पॉइंट पे वो निकालना चाह रहा है 75 डिग्री सेल्सियस में x क्या है और y क्या है, ठीक है। यहाँ पे उसने अब इस तरह की अगर मैं कहूँ कि बताओ चलो जी निकाल के बताओ 75 पे भी, 80 पे भी, 85 पे भी, 90 पे भी और 95 पे भी, तो आप इसके अकॉर्डिंग एक जो है टाई लाइन के अकॉर्डिंग ये वाली कंपोजिशन, इस टेम्परेचर पे ये कंपोजिशन, ये निकलेगी, ये निकलेगी, ये निकलेगी, अलग अलग निकलेगी। हम यहाँ पे अभी फिलहाल एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि 69 था, तो 7 वैल्यूज पुट किया जो है तो एक्सटर्नल प्रेशर डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। वो कितना है, वो आपके पास यहाँ से आपको P टोटल प्रेशर PA प्लस PB, टोटल प्रेशर कितना है 760, ठीक हो गया। यहाँ से ये वाली इक्वेशन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी पीछे, ये बात एक ही है, इसको इसने सॉल्व नहीं किया हुआ था यहाँ पे, इसलिए मैंने ये वाली डायग्राम जो है ना, ये वाला इमेज जो है वो ऐड किया ताकि आपको एक एग्जैक्ट जो है ना याद हो जाए। आप ये याद कर लो, ये वाली क्वेश्चन याद कर लो और y के लिए v के लिए ये कर लो, ठीक है। मैंने ऊपर फार्मूला बताया है कि y इक्वल टू x से p वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर, a का कितना इतना, टोटल प्रेशर कितना इतना, और ये आपके पास कंपोजिशन x की निकली तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास y की निकल आएगी। तो आप यहाँ से जो है वो यहाँ पे टाई लाइन खींचो, परपेंडिकुलर खींचो, इस ठीक हो गया, ये इस पॉइंट को जहां पे टच करेगी इस कर्व को,
इक्विलिब्रियम लाइन को, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लाइन। ये जो पर बिल्कुल 45 के एंगल पे है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लाइन। और ये वाली जो कर्व है, ये इसका इक्विलिब्रियम कर्व कहलाता है। तो यहाँ से जब हम इस पॉइंट से ड्यू वाले से यहाँ नीचे परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहाँ जहाँ जिस पॉइंट पर टच करेगी ऑपरेटिंग लाइन को, उधर से परपेंडिकुलर खींचो y की तरफ, तो ये y का पॉइंट लग जाएगा। तो आपको यहाँ से भी अंदाजा हो जाएगा y कितना होना, 85 के करीब जाके इसने यहाँ पॉइंट दे देना है। ठीक हो गया। ये क्या है जी, ये आपका x है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो नीचे, जहां पे इस कर्व टच करेगी, ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको मजीद नीचे खींचो तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 0.7 0.705। पहले तो वेपर प्रेशर और टोटल प्रेशर के अकॉर्डिंग एक्स और वाई निकालो, और दूसरा वो कहता है कि इसको जो है ना TXY डायग्राम के ऊपर भी प्रेजेंट करो इसी तरह। ठीक हो गया। और यहाँ पे उसकी इसको एक आइडियल बना लेना कि ये पहला पॉइंट यहाँ लगेगा, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवां यहाँ पे। इनको पॉइंट्स को जो है खुद ही टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लगा लेना। ठीक है। और यहाँ से कंपोजिशन जो है वो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि ये 20 40 60 80 और 10। फिर वो उसको जो है उस हिसाब से वो आपको बनाया है कि 4 इवेंट टाइल है खींची, इधर से ये निकाला, इधर से निकाला, ये वही वैल्यूज होंगी। हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, हम डायरेक्ट जो है इक्विलिब्रियम डायग्राम्स और जो ये वाला जो ये हम वैल्यूज टू सेपरेट इनटू लिक्विड और वेपर, उसको लिक्विड और वेपर में सेपरेट होने दो। एक मिनट में बताओ अब कंपोजिशन क्या है, 2 फेजेस में क्या है और YA क्या है। ठीक है, उनके थ्रू निकल सकती है। और अगर ये वाला डाटा ना दिया और ऊपर वाला डाटा दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, बस आपने उसने कहना है कि बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाओ, या ये दिया हो कि बॉइलिंग पॉइंट्स दिया हो, और वो कहता है कि जो है ना एंटोइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर्स के से आप जो है ना वो x और y की निकालो, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ये डायग्राम है जी 0.6, ये आपका 0.6 की कंसंट्रेशन है, इसको यहाँ से इंक्रीज करो कहाँ तक, 76 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट लग गया। ओके, ये किसकी कंसंट्रेशन होगी, x की। और यहाँ से आपने इधर को परपेंडिकुलर टाई लाइन खींचनी है, ये जहाँ पे ड्यू पॉइंट कर्व को टच करेगी, ये आपके पास क्या निकलेगी, इसको निकले जाओ, जहाँ पे ये इसको टच करती है, ये आपके पास y की कंपोजिशन आ जाएगी। आपकी y की कंपोजिशन आ जाएगी। और ये आपकी जो है यहाँ पे ये इसको जो है वो समझो के मैंने बस था कि नहीं आ रही ये पिक्चर में, देखता हूँ कि अगर ये क्लियर मिल जाती है तो और भी बात है, वरना आप ये समझ लो कि इससे अप्रोक्सीमेटली आपके पास कोई वैल्यू
आ जाएगी। इस तरह उसने कहा कि ये देखो जी, टू हॉरिजेंटल लाइंस थ्रू एस निकाला मीट बबल, उसमें वो एस और डी जो है वो टच किसको कर रही है, बी पॉइंट को। बी पॉइंट क्या बताता है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, और वो डी तक जाता है वो आपको बताता है कंपोजिशन ऑफ वेपर, कंपोजिशन ऑफ वेपर। तो यहाँ से कंपोजिशन ऑफ वेपर निकल आई, और ये वाली जो है यह यहाँ पे आपके पास निकल आएगी क्या, एक्स। ये आपके पास क्या निकल आएगी, एक्स निकल आएगी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी। फिर आती है रिलेटिव वोलेटिलिटी। रिलेटिव वोलेटिलिटी कहते हैं कि खाली वोलेटिलिटी हमारे पास होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स ए कंपोनेंट। ये यहाँ पे आपके पास इस यहाँ पे भी दी हुई है। हाँ, खाली मोल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स से। ठीक है, ये रेशो है किसकी, इट इज द रेशो, इफ द रेशो ऑफ द पार्शियल प्रेशर टू द मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड इज डिफाइंड एज वोलेटिलिटी। ए कंपोनेंट की वोलेटिलिटी क्या है, पार्शियल प्रेशर टू मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। पीबी की क्या है, पार्शियल प्रेशर और टू ऑफ बी कंपोनेंट टू द मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। ठीक है, अगर इन दोनों की रेशियो कह दें, वोलेटिलिटी ऑफ ए एंड वोलेटिलिटी ऑफ बी, इनकी रेशियो की बात करें तो ये कहलाती है रिलेटिव वोलेटिलिटी। पी ए डिवाइडेड बाय एक्स ए, पी बी डिवाइडेड बाय एक्स बी। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करो, ये वाला जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसके नीचे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला एक्स बी जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर आके इस इक्वेशन के साथ क्या हो जाएगा, एक्स बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास रिलेटिव वोलेटिलिटी के फार्मूला जो है वो ये बन जाएगा। उसको मजीद सॉल्व करता है, कहता है कि सब्स्टिट्यूट करो पार्शियल प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर हम पीछे पढ़ के आए हैं डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, किसके इक्वल होता है, पी ए मल्टीप्लाई बाय डी, उसने उसको वाई ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स बी, और नीचे वाले को भी जो पार्ट उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वाई बी से। ठीक हो गया, इसको मजीद सॉल्व कर लो, वाई ए और वाई बी इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी चीज को मैंने यहाँ पे किस तरह प्रेजेंट किया अपनी प्रेजेंटेशन में, ये देखो, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, इट इज द रेशियो ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट यानी कि ए टू द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट टू द लेस बी इन द वेपर फेज। ये दोनों क्या है, वेपर फेज, डिवाइडेड बाय मोल वोलेटाइल कंपोनेंट टू द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज। ये मोर वोलेटाइल कौन है, ए, और किस फेज में, लिक्विड में, इसलिए एक्स से, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट किस फेज में, लिक्विड में, इसलिए उसको एक्स भी किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाती है, रिलेटिव वोलेटिलिटी। कहता है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन होते हैं, जो लेस बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं और इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। क्यों ज्यादा होता है कि जल्दी बॉइलिंग जो है ना वो प्रेशर बॉयल हो जाते हैं, जल्दी बॉयल, जितनी जल्दी ज्यादा बॉयल जल्दी बॉयल हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट, उतना ज्यादा प्रेशर बिल्ट होगा, उतना ज्यादा प्रेशर बिल्ट करेंगे। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं वो उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उनका वेपर प्रेशर कम होता है। कहता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए हैज अ 40% इज मोर वोलेटाइल एंड हैव हाई वेपर प्रेशर, और बी जो है, ओ सॉरी 40 डिग्री एग्जांपल के तौर पे बॉइलिंग पॉइंट कम है, ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और बी का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन ए इट मींस के मोर वोलेटाइल है और उसका वेपर प्रेशर भी क्या है, हाई है। क्या है हमारे पास, हाई है, बॉइलिंग पॉइंट कम है लेकिन मोर वोलेटाइल है और प्रेशर भी ज्यादा है। तो ये इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमें पाएंगे रिलेटिव वोलेटिलिटी का फार्मूला ये है। क्या रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू 1 हो सकती है? जी हो सकती है। कब?
या तो ये दो कंडीशंस हैं। क्या ये हो सकता है कि YA इज इक्वल टू YB हो जाए? नहीं, कि वो कहता है कि वेपर फेज के अंदर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट भी उतना ही हो और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी उतना ही हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर तो इसका मतलब है फिर तो सेपरेशन ही नहीं होगी। जब दोनों ही कंपोनेंट सेम कंसंट्रेशन में है तो फिर तो पॉसिबल ही ऐसे जो है ना सेपरेशन ही नहीं है, चांस ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंपोनेंट जितनी कंसंट्रेशन जो है एक ही है आपके पास लिक्विड में, उतनी ही कंसंट्रेशन बी की भी हो। ये वाला पहली पॉसिबिलिटी, सिर्फ यही चांस है कि ये YA YB के इक्वल होता। फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये भी 5 होता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 आंसर आ जाना था। और ये भी इक्वल होते 2 और ये भी होता 2, तो 1 डिवाइड बाय 1। लेकिन ये वाला सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों एक फेज के अंदर दोनों कंपोनेंट्स की वोलेटिलिटी सेम हो, नो डिफरेंस इन वोलेटिलिटी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी वोलेटिलिटी जो है वो सेम हो। हाँ, YA XA के इक्वल हो सकता है। इसकी वोलेटिलिटी जो वेपर फेज में है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की, वही उसकी लिक्विड स्टेट में हो सकती है। ऐसी ये सब जो है ये वोलेटिलिटी पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो हमें पता है YA इज इक्वल टू YB होता है। YB किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस YA के। इस YB की वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट कर दो। इसी तरह XB की जो है ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे X के लिए। ये नहीं ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये कि हमने कहा कि ये क्या है 1 है, तो इसकी जगह जो है ना मैंने इक्वेशन 1 में 1 पुट किया। YA एज इट इज, YB की जगह मैंने कहा था 1 माइनस YA, XA एज इट इज, XB की जगह मैंने कहा 1 माइनस XA। तो इसको सॉल्व किया, इसको उधर ले गया, डिवीजन में 1 से मल्टीप्लाई, सेम ये हो गया। हाँ, कहता है कि इट कैन बी पॉसिबल कि XA इज इक्वल टू YA हो सकता है कि देयर इज, लेकिन आंसर आपका क्या आ सकता है? जब ये 1 होगी तब आपके पास YA और XA एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। और ये यहाँ पे किसकी वैल्यू है? XB की, तो ये किसके इक्वल होगी? ये किसकी वैल्यू है? YB की। तो दूसरी ऑप्शन यूं कह लो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि YB इज इक्वल टू XB। Y इज इक्वल Y, जैसे ये YA XA के है, इसी तरह YB इज इक्वल टू XB, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन उसमें क्या होगा? अगर बेंजीन की वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उतनी ही मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड में है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है, तो देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स, सो नो सेपरेशन। ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको एमसीक्यूज आए कि जी बताओ क्या चांसेस हैं कि वोलेटिलिटी 1 हो तो किस तरह की कंपोजिशन हो सकती है आपकी उसकी फीड की। आप कह सकते हो कि XA इज इक्वल टू YA हो सकता है या YB इज इक्वल टू XB हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में मैस ट्रांसफर नहीं होगा। मैस ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे लिख दिया कंपोनेंट A इन वेपर फेज इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ A इन लिक्विड फेज। इसका ये मतलब है। तो इट मींस कि अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे मैस ट्रांसफर नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगी। तो ये आपको एक एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग जो आपके गेट टेस्ट होते हैं जॉब्स के लिए, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वोलेटिलिटी 1 पॉसिबल है, अगर है तो क्या उसकी जो है ना कंडीशंस हो सकती हैं, कब वो हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ more volatile component is equal to in vapor phase is equal to mole fraction of more volatile component in liquid phase। ये कंडीशन में आपके पास वोलेटिलिटी, relative volatility 1 हो सकती है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था। हाँ, तो सेपरेशन कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल है जब AB वोलेटिलिटी ऑफ A टू B, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू B जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, देन हमारे पास जो है वो
सेपरेशन पॉसिबल है। कहता है कि अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी 1 से ज्यादा है, ये भी एक एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कि मैं कहता हूं आपकी वोलेटिलिटी की वैल्यू है 8, बताओ इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो ऊपर से निकलेगा, टॉप प्रोडक्ट निकलेगी, और कौन सा जो है ना कंपोनेंट वो, बेशक ए और बी आपको पता है कि ये मोर वोलेटाइल है और ये लेस वोलेटाइल है, लेकिन वो पूछ रहा है, फिर भी आपसे पूछ रहा है कि अगर आपकी रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू जो है ना वो 8 है, तो बताओ टॉप प्रोडक्ट में से क्या निकलेगा। तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो ए जो है कंपोनेंट टॉप से निकलेगा और लेस वोलेटाइल नीचे से निकलेगा। लेकिन अगर आपकी रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू होती है लेस देन 1, greater than lesser to lesser than 1, तो ए कंपोनेंट कहां से लेस वोलेटाइल है, वो कहां से निकलेगा, वो नीचे से निकलेगा, ठीक है। और वो यूं कह रहा है कि जी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहां से निकलेगा, टॉप से कि बॉटम से। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस वाली कंडीशन में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऊपर से निकलता है, और अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यूज जो है वो लेस देन 1 हो, तो जो है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो, यानी कि बी जो है बेशक वो ऊपर से निकलेगा, ठीक है, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो इधर नीचे से निकलेगा। उसने एग्जांपल के तौर पे कह दिया ए और बी, आप उसने यहाँ पे, ठीक है, उसने यहाँ पे कह दिया कि ए और बी में ए जो है वो लेस वोलेटाइल है और ये मोर वोलेटाइल है, तो मोर वोलेटाइल ऊपर से निकलेगा और ये आपसे ये नीचे से निकलेगा। उसके ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। इफ ये थी ए टू बी के हिसाब से, और अगर ये हो बी टू ए, तो बी आप जो पहले आ रहा है वो मोर वोलेटाइल है, जो पहले आ रहा है वो क्या है, या इस वाली कंडीशन जो पहले आ रहा है बी ए का मतलब है वो मोर वोलेटाइल है, ए जो है वो लेस है। तो अगर इसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी ग्रेटर देन 1 होगी, तो बी ऊपर से निकलेगा और ए नीचे से निकलेगा, और बी ए में और अगर लेस देन 1 हो तो बी ऊपर से निकलेगा, और सॉरी जो है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो आपके पास नीचे से निकल रहा है, वो आपके पास नीचे से निकल रहा है। ये जो है ना यहाँ पे ये थी, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अब ठीक है, ठीक है। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो ऊपर से निकलेगा यहाँ पे, और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो नीचे से निकलेगा, ठीक हो गया। ये वही, अगर इस वाली इक्वेशन को जो है मैं सॉल्व करूं दोबारा से, तो वो ये वाली इक्वेशन बनती है, सॉरी ये वाली इक्वेशन की जगह यहाँ पे मैं उसने किया हुआ है, यहाँ पे y इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, यानी कि y a डिवाइडेड बाय 1 माइनस y a, और यहाँ पे उसने x b की जगह वैल्यू लिखी है 1 माइनस x a, आपकी मर्जी है। वो उसने यहाँ पे सिंपल x लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आके मल्टीप्लाई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ये, इसको सॉल्व करो y के लिए तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू इतनी है और x मोल फ्रैक्शन इतना है, तो बताओ ये कितना होगा, y मोल फ्रैक्शन कितनी होगी वेपर फेज में उस कंपोनेंट की, ये फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि ये थोड़ी सी मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ, थोड़ा सा और किया मजीद, कि अगर हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन जो है वो आइडियल होगा, तो हम राउट्स लॉ लगता है उसके ऊपर। राउट्स लॉ कहता है कि हमारे पास P पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है, x से, और वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, और जो पार्शियल प्रेशर है वो आपको ये भी पता है कि दूसरा पार्शियल प्रेशर जो है वो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये डाल्टन्स लॉ है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, ठीक है। ये आपको जो है ना कैलकुलेशन करके ये उसने फाइनल निकाली। अगर आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर बी हो, तो आप उसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी निकाल सकते हो, ठीक हो गया।
और ये वाला जो है वो कहता है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या, रिलेटिव वोलेटिलिटी फंक्शन टेम्परेचर का फंक्शन है या प्रेशर का। तो वो यहाँ पे इक्वेशन को एंटोइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो जो बताता है कि ये जो है ये डायरेक्टली फंक्शन है टेम्परेचर का, आपने ये इक्वेशन में देखी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर के डायरेक्ट उसका, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके वेपर प्रेशर के। कहता है इज इट चेंज द सिस्टम आफ्टर चेंजिंग इन टेम्परेचर और प्रेशर, क्या आपके सिस्टम में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से या प्रेशर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से सिस्टम में कोई चेंज आता है? बिल्कुल आता है कि उसकी इक्विलिब्रियम कर्व जो है वो चेंज हो जाती है, इक्विलिब्रियम कर्व के पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो हम फिर किसी दिन जो है ना आपको बताएंगे, करनी है। रिलेटिव वोलेटिलिटी वैल्यूज आएंगी, उधर ये पॉइंट लगाएंगे, टाई लाइन खींचेंगे, नीचे आएंगे, TXY डायग्राम जो है वो दोबारा बन जाएगी। ये मैं जो है ना फिर किसी दिन करवाऊंगा। और यहाँ से ये दो एग्जांपल्स देख लो कि रिलेटिव वोलेटिलिटी की दो एग्जांपल उसने दी हुई हैं। हाँ, तीसरी और चौथी एग्जांपल देखो, कहता है कि एंटोइन इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन 11.6 जो है वो ये एंटोइन इक्वेशन है, ठीक है। ये 11.6 LP A माइनस बी टी प्लस सी जो मैंने उधर दी हुई है, आप इस तरह इस्तेमाल कर लो, ठीक है। कि उसने बता दिया K1 कितना है, K2 कितना है, ठीक है, K3 कितना है, और इसके लिए K1 2 3 कितना है। अब वो पूछता है वेयर P इज मर्करी, T इज इन टेम्परेचर, और लॉग जो है वो हमें इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि डिटरमिन द वेपर कंपोजिशन, वेपर फेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल फ्रैक्शन। एक्स से कितना दिया हुआ है, 0.5 मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन का, और 0.5 मोल फ्रैक्शन यानी कि इक्विमोलर मिक्सचर है, और टेम्परेचर दिया हुआ। कहता है बताओ कि इसके ऊपर वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होगी इस प्रेशर के ऊपर। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वो कहता है कि पहले आपके पास पार्शियल प्रेशर पता होने चाहिए, पार्शियल प्रेशर पता होने चाहिए। पार्शियल प्रेशर किस तरह, वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर एंटोइन इक्वेशन से निकलेगा। ए बी सी की वैल्यूज दी हुई हैं, ए बी और सी की दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। इसको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस केल्विन में डिग्री में किया, वैल्यू पुट की, फाइंड आउट कर लिया, पीबी आ गया, पीबी का आंसर आ गया। इस यूनिट में उसने यूनिट दिया हुआ है ये वाले किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ओके। दूसरा भी इसी तरह सिमिलर, ये पीबी का मतलब है बेंजीन के लिए वेपर प्रेशर, और टी का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्वीन। ये वैल्यू आंसर आ जाएगा। फिर आपको पता है पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पीबी मल्टीप्लाई बाय एक्स से टोटल वेपर प्रेशर, जो यहाँ पे हमने अभी हम पढ़ के आए हैं, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग जो है आपने वो वैल्यू एक्स से दिया हुआ है, एक्स से दिया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास एक्स ए भी ना देता, सिर्फ आपको वो देता टोटल प्रेशर सिस्टम का और टेम्परेचर, तो क्या करते, तो देन आपने ये वाली इक्वेशन लगानी थी, पहले एक्स से निकालना था, देन आपके पास वाई ए भी निकल सकता था इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि ये वाले फार्मूले के वाई की कंपोजिशन निकल सकती थी, ठीक है। लेकिन अब उसने यहाँ पे ये वाली खुद ही दे दी है, इसलिए मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, ये वाले फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैं जो है ना इस वाले फार्मूले से वो निकाल लूंगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, सॉरी पहले पार्शियल प्रेशर उस फार्मूले से निकाला, फिर वो वाली इक्वेशन इस्तेमाल होगी, सॉरी जो कि पीबी यहाँ पे ये वाली, ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ये दोनों, एक से मैंने ये वैल्यू निकाल ली इसकी,
और इसको निकालने के बाद मैं ये इसकी जगह ये पुट करूंगा, सिस्टम का वेब प्रेशर जो है वो PA प्लस PB मुझे पहले से पता होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और इससे मैं यहाँ पे से Y निकाल लूंगा जैसे इसने यहाँ पे निकाला हुआ। इसको आप लोग जो है ना खुद ही देख लीजिएगा, बड़ी आसान इक्वेशन वो है। पार्शियल प्रेशर कितना है जी, ये इतना निकला है 62, ये मोल फ्रैक्शन आंसर, ये मोल फ्रैक्शन ये 22.5 निकला है। ये दोनों को जो है ना सम किया तो टोटल प्रेशर से सिस्टम का निकल आया। टोटल प्रेशर कितना है, इतना, ये कितना है, इतना है, डिवाइड किया, YB निकल आई, टॉल्वीन की मोल फ्रैक्शन निकल आई वेपर फेज में, और जो है ना टॉल्वीन की निकल आई 0.266 किस में, आपकी वेपर फेज में। तो ये आपके पास जो है ना इसका आंसर हो गया। और इन दोनों का सम करो तो YB प्लस YT किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। आप कहता है विल द लिक्विड वेपराइज एट अ प्रेशर ऑफ 1013 किलो न्यूटन पर मीटर के, ठीक है। ये समझ लो कि 1 ATM के इक्वल है। क्या ये सारे का सारा जो है वो सिस्टम इस मोल फ्रैक्शन का सिस्टम जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या सारे का सारा वेपराइज हो जाएगा, बताओ? नहीं होगा, ठीक है। कहता है टोटल प्रेशर इज ओनली कितना है, टोटल प्रेशर अभी हमारे पास कितना निकला है, इसके इक्वल तो निकला ही नहीं ना, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल तो निकला ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये जो है हमारे पास जो है कंप्लीट वेपराइजेशन नहीं होगी अनलेस द प्रेशर इज डिक्रीज। जब तक प्रेशर को हम इस वाले प्रेशर को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं बाहर वाले को, ठीक है, और इसके इक्वल हो जाए, तब तक जो है वो नहीं हो सकती। या इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाने के लिए बढ़ाओगे तो कंपोजिशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, कंपोजिशन चेंज करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। ये आप सोचो क्या करना है, अगर नहीं पता होगा तो फिर मुझसे आगे पूछ लेना। इसी तरह नेक्स्ट है क्या, चौथे और पांचवी की एग्जांपल दी है ना, हाँ ये है वो। कहता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन एट दिस, बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे। पहले उसके लिए मुझे जो है ना पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने हैं। मुझे पता है PB वही वाली एग्जांपल की वैल्यूज ले रहा है। ये टेम्परेचर उसका रेंज बता दी उसने कि हमारे पास जो रेंज है ना वो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि 338 था, ठीक है। अगर मैं ये इस वाली डायग्राम को कहूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूं, ठीक है, बेंजीन और टॉल्वीन जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूं तो उसका बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना आता है, एंटोइन इक्वेशन बताएगी। कौन बताएगा? ये वाली दोनों वैल्यूज PB0 और PT। इस टाइम ये हिट एंड ट्रायल रूल से लगेगा कि क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट जिसके ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B यानी कि बेंजीन और टॉल्वीन इस पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे, वो प्रेशर माना जाएगा कि वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें बस ये आपको समझा रहा हूँ, ये असाइनमेंट है आपकी, ये असाइनमेंट है इसलिए समझा रहा हूँ बस ये। अदरवाइज ठीक है, ये खुद समझ लेना। हिट एंड ट्रायल रूल है, यहाँ के अकॉर्डिंग इसको निकालनी है आपने, ये वैल्यूज निकाल के दिखानी है, फिर जो है ना प्रेजेंट करनी है इस फॉर्म में। या आपने इंडिविजुअल निकालनी है डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, इसकी डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो है ना ABC की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वो ऊपर वाली एग्जांपल में दी हुई है, पहली वाली एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 3 में। उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले से वेपर प्रेशर निकलेंगे और वेपर प्रेशर जो है ना जमा होगा इस टेम्परेचर पे, ये इक्वल हो रहा है इसके, तो इट मींस के इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये वाला जो है जिसके ऊपर टोटल प्रेशर जो वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B जो है ना एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो रहा है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की कि इंटरनल प्रेशर वेपर प्रेशर आ जाएगा। इसी तरह ड्यू पॉइंट निकल आएगा ड्यू पॉइंट में, लेकिन वो कहता है कि ये इसी तरह ये वाले फार्मूले इस्तेमाल होंगे, उसमें टोटल प्रेशर कितना है वो दिया हुआ है,
ठीक हो गया। पीबी और पीटी कितना है, टोटल प्रेशर को हाफ, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो हाफ हाफ में, ठीक है, दोनों इतने हैं, इनकी वैल्यूज जो है इसमें पुट करो, इस वाली वैल्यू में एक्स भी किसके इक्वल है, पी बी डिवाइडेड बाय पी बी, ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ, ये वैल्यू आज एक फार्मूला ये लगेगा, एक ये लगेगा, ये वाले वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये पी नॉट बी की और पी नॉट एंटोइन इक्वेशन से, फिर वही टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर बेस लगाओ, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर लगाया उसने लगाया, तो एक्स, इनकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, इक्विमोलर, इक्विमोलर कहाँ पे होगी, यानी कि सम जो है दोनों का क्या होना चाहिए 1, वो यहाँ पे 1 हो रहा है, इस टेम्परेचर के ऊपर जाके वो 1 हो रहा है, तो इट मींस के ये ड्यू पॉइंट है जहां पे वो दोनों जो है उनकी कंपोजिशन इक्विमोलर हो जाएगी, ठीक है। ये सॉल्व करना, जब नहीं समझ आएंगे तो फिर जब आप यकम से आओगे ना, तो इसको जो है ना दोबारा भी एक दफा हम इंशाल्लाह दोबारा जो है ना डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका जो है ना आज का टॉपिक था, वो जो खत्म हो गया, ठीक हो गया, अटेंडेंस लगवाओ और चले जाओ।